हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मंथन हिंदी संस्थान में मैं निकेश यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि हिंदी शुरुआत से शुरू चल रही है, वर्णमाला की बात चल रही थी, जिसमें स्वर के विषय में मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। तो स्वरों में कल मैंने आपको बताया, आगे की क्लास अपन जारी करते हैं कि किस तरीके से स्वर कितने बताए थे और उच्चारण के आधार पर अपन 10 माने, 11 माने या 13 मानेंगे। बाकी जानकारी के लिए आप पिछली वाले भाग को देखेंगे। वर्णमाला का पहला भाग निकल चुका है और वर्णमाला का भाग 2 शुरू करेंगे अपन। ध्यान रहे, तो स्वरों को जिह्वा के आधार पर, अगर जीभ की बात करते हैं तो जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा है? सबसे पहले होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरे नंबर पर होता है पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर पहले नंबर पर बात कर रहे थे अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरे नंबर पर पश्च स्वर। अब अपन जिह्वा की बात करें तो थोड़ा सा समझ लें। इसको कहेंगे जिह्वा। तो जिह्वा के आधार पर जिन वर्णों को या ऐसे स्वर जिनको बोलने समय जो हमारी जीभ का आगे का भाग काम करता है, इसको कहते हैं अग्रभाग, इसको कहते हैं मध्य भाग और इसको पश्च भाग। पश्च माने पीछे का। अग्रभाग काम करे उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। और अग्रस्वर में आते हैं छोटी, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी। जबकि मध्य स्वर की बात करें तो केवल और केवल छोटे आ को सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न में आता है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं, और मध्य स्वर में केवल छोटा आता है, बाकी अलावा नहीं आते हैं। पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ध्यान रहे, अग्रस्वर की अगर बात करते हैं तो छोटी, बड़ी, ए और अ, और मध्य स्वर की बात करते हैं तो छोटा, पश्च स्वर की बात करते हैं तो बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद 12वें स्वर की बात करते हैं और 12वां स्वर कहते हैं, या 12वें स्वर के नाम से बात करें या फिर आगंत स्वर बात करें, इसको स्वनिम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम्बी कहा जाता है इसको, या 12वां स्वर कहे। जैसे अपन बात करें तो इंग्लिश में डॉक्टर लिखते हैं DOCTOR। डॉक्टर में अगर हम अंग्रेजी का उच्चारण करें तो ओ पढ़ा जाना चाहिए, और ओ पढ़ा जाना चाहिए तो इसको डॉक्टर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको ओ ना पढ़ते हुए क्या किया जाता है? डॉक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तो वही समस्या कि भाई लोगों ने बात की कि भाई बोलते तो ओ है, तो समस्या क्या थी कि भाई कैसा ओ बोलते हैं, पूरा ओ है कि आधा ओ है? तो बोलते भाई और ओ तो बोलते हैं, लेकिन समस्या ये क्या है कि पूरा नहीं बोलते हैं, आधा बोलते हैं। और आधा बोलते हैं तो इसे हम 12वां स्वर कहते हैं, जिसको हम स्वनिम या फिर आगंत स्वर के नाम से जानते हैं। 12वें स्वर की अगर अपन बात करें तो जैसे कॉलोनी, ऑफर, ऑनर, यानी कि अगर बात करें तो अंग्रेजी के ओ वर्ड को लिखने के लिए, किसको? ओ को लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए ध्यान रखें। कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है कि आगंत स्वर या 12वें स्वर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं या किस भाषा को लिखने के लिए करते हैं? तो अंग्रेजी के ओ वर्ड को लिखने के लिए करते हैं। जितने भी अंग्रेजी के ओ वर्ड है, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, कॉलोनी की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो उन सभी जगह पर इस ओ का प्रयोग करते हैं और इसे हम 12वां स्वर या फिर आगंत स्वर के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न आता है मात्रा क्या होती है। मात्रा की अगर अपन बात करें तो मात्रा कहते हैं किसी भी वर्ण में लगने वाला समय, यानी कि सरल परिभाषा में समझें तो बोलते समय लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। यानी जो समय है उस समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं जैसे आ ई ऋषि ए ऐ ओ औ अं और आहा, लिखित रूप में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। इसका कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। तो ध्यान रखें, छोटे आ की मात्रा का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता। इसका एक डंडा इधर से आता है, छोटी ई का पीछे से लगती है, जबकि उल्टे तरफ में ध्यान रखा जाए बड़ी इस तरीके से, छोटे ऊ का इस तरीके से, बड़े ऊ का इस तरीके से, और ऋषि की मात्रा नीचे की तरफ लगाई जाती है। एक मात्रा लगती है, जबकि कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसकी अपन एक मान लेते हैं, नहीं, इसकी अपन दो मानेंगे और जिस पे एक भी नहीं होती है उसकी एक मानी जाती है। ओ की एक, औ की दो, अंग ऊपर माना जाता है और अह नीचे, जबकि अगर इनको शामिल नहीं किया जाता है ये लिखित रूप में मान्य रहते हैं। इसीलिए छोटे आ की मात्रा का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, केवल 10 प्रतीक चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ये हमारी मात्राओं को ध्यान में रखना है किसी भी वर्ड को लिखने के लिए। मैं थोड़ा सा ऋषि की मात्रा का कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। ऋषि की मात्रा में अपन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। बोले ग्रह और ग्रह एक ही चीज़ पढ़ते हैं अपन। जब अपन श्रृंगार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। तो इस तरीके से लिखा जाता है? नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता। तो सही वर्तनी क्या मानी जाएगी इसकी? ये ध्यान रखें, जिस तरीके से अपन ग्रह और गृह, इसको रे पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ा जाता है? रे। ये ऋषि की मात्रा होती है। जिस तरीके से पृथ्वी में अपन इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बारीक चीज़ है, जो कि हमें रोज़ पढ़ने के पश्चात भी समझ में शायद नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता दूं। जैसे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा की बात करें तो का पे जैसे अगर मात्राएं लगाएं तो आ से लगाते हैं, जैसे का, फिर का पे बड़े आ की मात्रा इस तरीके से, छोटी ई की मात्रा इस तरीके से, बड़ी ई ऐसे, छोटा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ ऐसे, ऋषि की इस तरीके से लगेगी, के, कै, को एंड कऊ, कंग और कहा। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि अपन रा सी पे लगाएं तो र, रा, रे, री ऐसे लगेगी या फिर ऐसे लगेगी। ध्यान रखा जाए, इसी तरीके से प्रयोग करेंगे। इसमें इस प्रकार से मैंने इसी चीज़ को लिखने के लिए आपको समझाने के लिए बताया है कि जब रा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को सोच में समझ में नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो आप अपनी जेब से नोट निकाल करके चेक कर सकते हैं कि रा पर छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है और रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है, उसमें इस तरीके का ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखें, इसमें गुंडी नहीं होती है, इसमें होती है। ये विशेष छोटी सी जानकारी है लेकिन काफ़ी है। एक चीज़ और ध्यान रखा जाए, नहीं समझ में आ रहे तो रुपया जब लिखा जाता है तो रुपया हमेशा छोटा होता है रूप की तुलना में। ध्यान रखें, रूप की तुलना में रुपया क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए रा पर छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से प्रयोग करेंगे और बड़े ऊ की मात्रा का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला बनता है अपना हल या हलंत च।
हलजा हलंत चिन्ह की बात करें, इसकी विस्तार से जानकारी अपन थोड़ा सा आगे और देखेंगे, पहले व्यंजन जानेंगे। हलजा हलंत चिन्ह क्या होता है कि किसी भी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जो व्यंजन वर्ड है, उन व्यंजन वर्ड को लिखने के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें स्वर के बिना लिखने के लिए क्या है कि आधे कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनको आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आधा लिख ही नहीं सकते। जैसे मान के चलिए मुझे माँ है और माँ को आधा लिखना है तो मैं माँ आधा ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ला आधा लिखना है लिख सकता हूँ इस तरीके से, गा आधा लिखना है वही भाई गा आधा लिख सकता हूँ। लेकिन यही बात मुझे आई कि मुझे हा को आधा लिखना है तो कैसे लिखूँगा, डा को आधा लिखना है कैसे लिखूँगा, ढा को आधा लिखना है कैसे लिखूँगा। तब ऐसे वर्णों को आधा लिखने के लिए या स्वर के बिना लिखने के लिए, क्या आधा लिखने या फिर स्वर के बिना लिखने के लिए हम उनके नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं, जो आप देख रहे हो। इस तिरछी रेखा को ही हम हल या फिर हलंत चिन्ह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये स्वर अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अपने व्यंजन। व्यंजन में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, है ना, जिससे कम से कम मैं वीडियो को आगे बनाऊँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर कोई परेशानी आ रही हो आपको समझने में या अन्य किसी भी तरीके से, तो मुझे बताते रहें। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं उसमें सुधार कर सकूँगा, ठीक है। अगले पर अपन ध्यान दें, व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की ज़रूरत हो, यानी ऐसे जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जो नहीं होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों को मूलतः बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। और सामान्यता की बात करते हैं तो सामान्यतः इसको 5 भागों में, मूलतः 3, मूलतः भाग कितने? मूल 3 भागों में और सामान्यता 5। पहला कौन सा होता है? सबसे पहले आता है अंतःस्थ। सबसे पहले स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन, और इनको का से लेकर के माँ तक माना जाता है। और का से माँ तक में इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, उनको कहते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ को ही हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। अगर अपन देखें तो अर्धस्थ या अर्धस्वर में माने जाते हैं य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी की बात करें तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आते हैं श, 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 ह, और इनकी संख्या मानी जाती है 4, ध्यान रखें। और इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन में आते हैं छ, त्र, ज्ञ, श। इसकी बात करें तो क प्लस श 2 से मिलके बनता है, त्र आधे ता से और रा से मिलके बनता है, ज्ञ का ध्यान रखा जाए आधे ज से और या से से बनता है, ध्यान रखना है। श बनेगा सीटी वाले सा आधा और र, आधा सीटी वाला सा है और रा, इनकी संख्या भी 4 होती है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन में अपने आते हैं ड़ और ढ, ड़ और ढ, ये 2 आते हैं, ध्यान रखना। ड़ और ढ की अगर बात करें तो उत्क्षिप्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो द्विगुण इसीलिए क्योंकि ड डमरू और ढक्कन हम पहले ही यूज कर चुके हैं ट ठ ड ढ वाली लाइन में। उसमें ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं तो इनको ड़ और ढ बोला जाएगा, जो कि एक झटके के साथ उच्चारित होते हैं, और एक झटके के साथ उच्चारित होने के कारण इनको हम उच्चिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे अपन शब्दों में पढ़ें, एक होता है पड़ा,
जैसे किसी से कहते हैं गिर पड़ा, दूसरा कहता है पढ़ा। अब ढ़ा और ढा दोनों में अंतर है। ये पढ़ा गिर पड़ा वाला है और ये पढ़ा पढ़ने लिखने वाला है। जैसे कड़ी, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी गई। दूसरा होता है कढ़ी, जो अपन खाते हैं उसका प्रयोग करते हैं अपन कढ़ी, क्यों? क्योंकि कड़ती बहुत है इसीलिए। तो ध्यान रखा है पढ़ा पढ़ा, कड़ी और डी, ढ़ा और ढा का प्रयोग अलग अलग रूप में करते हैं, जिन्हें हम द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 2 है। मैंने आप लोगों को बता दूं कि 25 अपने स्पर्शी व्यंजन हो गए, 25 4 29 होते हैं, 29 4 33। तो मूलतः की बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, और 33 में 4 जोड़ें 37 और 2 39, यानी कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजन कितने माने जाते हैं? 33, और कुल व्यंजन कितने माने जाते हैं? 39। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद टोटल 39 होते हैं, जिसमें 11 स्वरों को अगर शामिल कर दिया जाए और 2 अयोगवा को शामिल करें, 39 11 50 और 2 52, यानी कि कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अगर मूल व्यंजनों की बात करें तो 33, जिसमें स्वर की बात करते हैं तो 11, 44 होते हैं मूल वर्ण। मूल वर्ण 44 होते हैं, जबकि कुल वर्ण होते हैं 52। यहाँ तक मैं अभी आप लोगों को कंप्लीटली बता चुका हूँ। स्पर्शी व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, अर्धस्वर क्या है, ऊष्म क्या है, संयुक्त क्या है, द्विगुण क्या है, उत्क्षिप्त क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं आप लोगों को एक प्रश्न देता हूँ, जैसे आपको उसका प्रश्न ढूंढना है। मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो जो रहेगी अपनी, मैं आप लोगों को बता दूं, अगली वीडियो में 52 वर्ड जो हिंदी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, उच्चारण स्थान क्या रहेगा ये बताना है। अल्प प्राण क्या है उन्हें बताएंगे, महाप्राण क्या है उन पर चर्चा रहेगी, सघोष क्या है, अघोष क्या है, यानी कि ये अपनी अगली वीडियो में रहेगी। ध्यान रखना है, तो इसीलिए मिस नहीं करनी है, देखते रहना। इसके लिए 2 प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखें और इनके उत्तर मुझे देने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ऑप्शन रहेंगे आपके हाँ, दूसरे नंबर पर रखा जाता है छ, तीसरे नंबर पर रखा जाता है घ, और चौथे नंबर पर रखा जाता है अपना छ ज। ध्यान रखें, एक तो ये प्रश्न रहेगा, इसका आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें। और एक प्रश्न और रहेगा, इनमें से कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? ध्यान रखें दोस्तों, बड़े आ, दूसरे पे ऋषि, तीसरे पे ए, और चौथे पे कोई नहीं। क्लियर है? थोड़ा सा प्रश्नों के जवाब दें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादातर हिंदी अगर शुरू से पढ़ना है तो ज्वाइन करें। बाकी अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे प्रश्न कर भाई पूछ सकते हो कि कहाँ से क्या समस्या है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ। जैसे कोई समस्या है आप पर्सनली पूछना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर से मेरे से पूछ सकते हैं, जिसका नंबर 7047471601। क्लियर है?
इसके अलावा अन्य क्लासेस की भी बात करें तो अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो प्रेजेंट में राहुल मित्तल सर पढ़ा रहे हैं मैथ की क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है उनकी। गौरव जैन की बात करें तो उनकी भी क्लासेस चल रही है। जीएस के लिए अगर बात करें तो भदौरिया सर की क्लासेस जीएस में चल रही है। सौरभ पाठक की भी बात करें तो वो भी जीएस में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो आरकेडी सर पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश में कपिल देव शर्मा इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। आप घर बैठे सारी क्लासेस आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आपको अच्छे से पता है अभी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, लॉकडाउन के चलते हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे भी ध्यान रखें और नई चीज़ें क्लियर है तब तक कंटिन्यूस बना के रखें। बाकी क्लासेस में आने के बाद अपन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।